नमस्ते बाल मित्रों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने पाठ 1 से लेकर के पाठ 5 तक का पुनरावर्तन कार्य भाग 1 सीखा। पुनरावर्तन कार्य में हमने प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 4 तक के प्रश्नों की तथा उनके उत्तरों के बारे में हमने चर्चा की। बच्चों, आज प्रश्न 4 से आगे बढ़ते हुए प्रश्न 5 से लेकर के प्रश्न 8 तक के प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पुनरावर्तन कार्य अर्थात आगे हम जो पाठ पढ़ चुके हैं उसके अनुसंधान में हमने जो भी जानकारियाँ एकत्रित की हैं उस जानकारी को यहाँ पर हमें पुनरावर्तित करना है। अर्थात उसी जानकारियों के अनुसार, उसी जानकारियों के अनुसंधान में हमें यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है और अपनी पुस्तक में और अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आप सभी से है, आप सभी अपनी पुस्तक भी निकाल लीजिए और उसमें पुनरावर्तन निकालिए। अब बच्चों, मैं आपको आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से प्रश्न 5 की तरफ आगे ले जाऊंगा। तो आप सभी से अनुरोध है, आप अपनी पुस्तक भी देखते जाइए, साथ साथ में अपनी नोटबुक भी निकाल करके रख लीजिए। अगर ज़रूरत पड़े, आपको उचित लगे, उन मुद्दों को आप अपनी पुस्तक में अंकन भी कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रम 5। बच्चों, आप टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रम 5, कहावतों का अर्थ लिखिए। आप सभी को याद होगा कि कहावतों के बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी चर्चा की थी। तो आइए अपने पाठ्यक्रम में से कुछ कहावतें यहाँ पर दी गई हैं, उनके अर्थ के बारे में हम चर्चा करते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ होता है अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। दूसरी कहावत है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, अर्थात एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। उसी प्रकार से तीसरी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा कर्म वैसा फल। बच्चों, आप सभी को इसी प्रकार की और कहावतें लिखने के लिए यहाँ से कहा गया था। आप सभी ने अपनी नोटबुक में लिखी होंगी। और हाँ, यदि आपने नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, आप आज बैठ करके अपने पाठ्य पुस्तक में से ऐसी और सी कहावतों को ढूंढिए और उसे अपनी नोटबुक में लिखिए और लिख करके अपने माता पिता या अपने मित्रों को ज़रूर दिखाइएगा। तो आइए बच्चों, अगले प्रश्न क्रम 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 6, निम्नलिखित चित्रों को देखकर कहानी निर्माण कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिखाए जाएंगे जो कि आपकी पुस्तक में भी हैं। आपको उन चित्रों को देखना है और सोचना है कि उन चित्रों को देख करके किस प्रकार की कहानी का निर्माण हम कर सकते हैं। कहानी यहाँ पर जो बनेगी, हो सकता है सभी की कहानी कुछ अलग अलग होगी, लेकिन जो कहानी का सार है, कहानी का भावार्थ है, जो कहानी का मतलब है, वो सभी का एक दूसरे से मिलता जुलता होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चित्र जो कि आपकी पुस्तक में दिया गया है, वो टीवी स्क्रीन के माध्यम से हम देखते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी, कितनी अच्छी कहानी हम तैयार कर पाते हैं। तो आइए पहले इस चित्र को हम देखेंगे। आइए पहले इन चित्रों को हम देखेंगे। बच्चों, आपको स्क्रीन पर 1, 2, 3, 4 अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अब ये चारों दृश्य अलग अलग हैं और चारों दृश्यों को मिला करके हमें एक कहानी का निर्माण करना है। सोचिए, पहले दृश्य में कौन कौन दिखाई दे रहा है हमें?
जी हाँ, एक कबूतर है और एक चींटी है। दूसरे दृश्य में भी एक चींटी है, वो पत्ते पर बैठी हुई है और कबूतर भी वहाँ पर है। तीसरे दृश्य में एक शिकारी है जो कि एक कबूतर को निशाना बना रहा है और उसके पास में एक चींटी है। चौथे दृश्य में शिकारी नीचे बैठ गया है, शायद उसे पैर में कोई घाव लगा है या उसके पैर में चींटी ने काटा है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने 4 अलग अलग दृश्य देखे और थोड़ा बहुत उसका वर्णन भी सुना। अब आपको सोचना है कि इसे हम एक कहानी में किस रूप में बना सकते हैं। सोचिए, मैं आपको कुछ समय देता हूँ। जी हाँ, चित्र को देखते जाइए और विचारते जाइए। आइए हम साथ में मिलकर के चित्र के आधार पर कहानी को बनाने का प्रयास करते हैं। आप सभी टीवी स्क्रीन को ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, एक स्क्रीन जो आपकी पुस्तक में दृश्य है वह स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। उसके अनुसंधान में कुछ इस प्रकार से कहानी तैयार की जा सकती है और इसका शीर्षक जो है मैंने दिया है भलाई का बदला। देखिए बच्चों, इसे मैं पढ़ूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि ये कहानी आप सभी देखते जाइए, सुनते जाइए और अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, जिससे कि आगे आप अन्य चित्रों को ध्यान में रखकर नई कहानी तैयार कर सकें। तो मैं कहानी पढ़ूंगा, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। भलाई का बदला। जंगल में एक तालाब था। एक दिन एक चींटी तालाब के किनारे घूम रही थी। उसी समय पानी की लहर आई। चींटी लहर के साथ तालाब में बहने लगी। तालाब के किनारे एक पेड़ था। उस समय एक कबूतर वहाँ बैठा था। उसने चींटी को बहते हुए देखा। उसने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में डाला। पत्ता चींटी के पास गिरा। चींटी पत्ते की मदद से तालाब के किनारे आ गई। उसने कबूतर को धन्यवाद किया। आगे देखेंगे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ की डाल पर बैठे हुए कबूतर पर निशाना साधा। चींटी ने यह देखा। वह तुरंत शिकारी के पास पहुंची। उसने शिकारी के पैर में काट लिया। शिकारी चीख उठा। उसकी चीख सुनकर कबूतर उड़ गया। इसी तरह चींटी ने कबूतर की जान बचा ली। सच में भलाई का बदला भलाई से चुकाना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से चित्र के माध्यम से हमने एक कहानी बनाई। आपकी पुस्तक में भी यही चित्र है। आप सभी को ऐसे ही चित्र ढूंढने हैं और उन चित्रों के आधार पे एक नई कहानी का निर्माण करने की कोशिश करना है। मैंने आपको पहले भी बताया, हो सकता है हम सभी मित्रों के शब्द शायद अलग अलग होंगे, लेकिन कहानी जो है उसका अर्थ, उसका भावार्थ एक ही जैसा होना चाहिए। लेकिन चित्र को ध्यान में रखते हुए हमें कहानी तैयार करनी है। तो बच्चों, इस प्रकार से कहानी निर्माण के बारे में हमने सीखा। अब हम अपने जीवन में बहुत से कार्य करते हैं। हर व्यक्ति प्रत्येक समय कोई ना कोई कार्य करता है। उस कार्य को हम व्याकरण की भाषा में क्रिया कहते हैं। अब क्रियाएं भी अनेकों प्रकार की होती हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न में क्रियाओं के बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्क्रीन के माध्यम से हम देखते हैं। आप रोज जो क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाकर वाक्य
लिखिए। यहाँ पर प्रश्न 7 है कि प्रतिदिन हम जो क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं की सूची बनाना है और उन क्रियाओं के आधार पर वाक्य का निर्माण करना है। मैंने आपको बताया उसी प्रकार से हम प्रतिदिन अनेकों प्रकार की क्रियाएं करते हैं। उनमें से कुछ क्रियाएं और उन क्रियाओं से बने कुछ वाक्य हैं। उसके बाद कुछ क्रियाएं सिर्फ लिखी हैं मैंने, आपको उन क्रियाओं से वाक्य बनाना है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि बच्चों आपको स्क्रीन पे पहली क्रिया दिख रही है जागना। मैं हर रोज़ सुबह 7 बजे जागता हूँ। हो सकता है कोई शायद 6 बजे भी जागता हो या कोई 7 बजे के बाद भी जागता हो, परंतु यहाँ पर जो जागना क्रिया है उस पर हमने भार दिया है। जागना क्रिया का उपयोग करके एक वाक्य तैयार किया है। उसी प्रकार से दूसरी क्रिया है नहाना। उसका वाक्य कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, मैं प्रतिदिन नहाता हूँ। आप सभी प्रतिदिन नहाते होंगे, तो नहाना जो क्रिया है उसके अनुसंधान में ये वाक्य बना है। वैसे ही तीसरी क्रिया है लिखना। मैं अपनी नोटबुक में लिखता हूँ। तो अगला वाक्य है बच्चों, मैं प्रतिदिन नहाता हूँ। यहाँ पर नहाना क्रिया के अनुसंधान में यह वाक्य लिखा गया है। उसी प्रकार से अगला वाक्य है लिखना। मैं अपनी नोटबुक में लिखता हूँ। तो लिखना शब्द का यहाँ पर हमने वाक्य में प्रयोग किया है। आइए इसी प्रकार की क्रियाएं हम आगे देखते हैं। देखिए, आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ क्रियाएं हैं जो कि आप प्रतिदिन करते हैं, जैसे कि खेलना, पढ़ना, दौड़ना, चलना, कूदना, जाना, आना। यदि इन क्रियाओं का उपयोग करके हमें वाक्य बनाने हों तो हम कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि ये वाक्य आप अपनी नोटबुक में भी लिखने की कोशिश करें। जैसे पहला वाक्य है खेलना, तो हम उसके लिए वाक्य बना सकते हैं, मुझे खेलना पसंद है। मुझे खेलना पसंद है। उसी प्रकार से दूसरी क्रिया है पढ़ना। ठीक है, पढ़ना क्रिया का उपयोग करके हम कुछ वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं, हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। जी हाँ। उसी प्रकार से तीसरी क्रिया है दौड़ना। दौड़ना क्रिया का उपयोग करके हम वाक्य बना सकते हैं, मयंक को दौड़ना पसंद है। मयंक को दौड़ना पसंद है। आप सभी ने लिख लिया होगा। अगली क्रिया देखेंगे चलना। जी हाँ, चलना। तो उसका वाक्य हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे, मीना को चलना पसंद है। मीना को चलना पसंद है। बहुत अच्छे, आपने लिख लिया होगा। अगली क्रिया है कूदना। अगली क्रिया है कूदना। तो उस पर से एक वाक्य हम बना सकते हैं, आलोक रस्सी कूद रहा है। आलोक रस्सी कूद रहा है। तीसरी क्रिया है जाना।
जाना क्रिया का उपयोग करके जिया घर जा रही है। जिया घर जा रही है। अगली क्रिया है आना। जियांश घर आ रहा है। जियांश घर आ रहा है। ठीक है बच्चों, आप सभी ने अपनी नोटबुक में लिखा होगा। तो बच्चों, इस प्रकार से अनेकों प्रकार की क्रियाएं हैं जो कि हम दिन प्रतिदिन करते हैं। आप सबको इन क्रियाओं के अनुसंधान में वाक्य तो बनाने हैं, उसके अलावा और कौन कौन सी क्रियाएं आप प्रतिदिन करते हैं उसकी भी एक यादी तैयार करनी है और उन क्रियाओं का उपयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं और वो वाक्य बना करके आपको अपने मित्र को, अपने बड़े भाई बहन को, अपने मम्मी पापा को दिखाना है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हमने क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आगे चल के अनुवाद क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हमें जानना है। अगले प्रश्न में एक परिच्छेद दिया गया है जो कि हिंदी में लिखित है। उसे हमारी मातृभाषा अर्थात गुजराती में हमें अनुवादित करना है। तो आइए पीपीटी के माध्यम से टीवी स्क्रीन पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। बच्चों, आपकी पुस्तक में और यहाँ पर टीवी स्क्रीन के माध्यम से आपको एक परिच्छेद दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी इसे ध्यान से सुनना है। कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठा क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। तो बच्चों, मैंने ये परिच्छेद पढ़ा, आप सभी ने ध्यान से सुना होगा, लेकिन अब हम और आप साथ में मिलकर इस परिच्छेद को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी तैयार हैं ना? ठीक है बच्चों, तो आइए हम साथ में मिलकर इस परिच्छेद को पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि अगर हम पढ़ के अच्छी तरह से समझ पाएंगे उसके बाद ही हम इसका अपनी मातृभाषा में आसानी से अनुवाद कर पाएंगे। तो आइए साथ में मिलकर हम इस परिच्छेद को पढ़ते हैं। कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। तो बच्चों, हमने साथ में मिलकर इस बहुत ही अच्छे परिच्छेद का वांचन किया है। आशा करता हूँ आपने मेरे साथ में इस परिच्छेद को
पढ़ा होगा। अब बच्चों, इस परिच्छेद का भाषांतर या अनुवाद हमें हमारी मातृभाषा गुजराती में करना है। सोचिए, प्रत्येक शब्द का मातृभाषा में अनुवाद। जी हाँ, आइए स्क्रीन के माध्यम से हम इसका अनुवाद देखते हैं। થોડા દિવસ પછી અલી ખ્વાજા મક્કાની યાત્રાથી પાછા આવ્યા હતા. ઘરમાં તે પોતાનું સામાન મૂકીને સીધો વાજિદના ઘરે ગયો અને પોતાની મુસાફરીની બધી વાતો કરી. પછી તે તેલનો ઘડો લઈને ઘરે આવી ગયો. જ્યારે તેને ઘડાનું તેલ કાઢીને જોયું તો તેના પગના તળેથી જમીન ખસી ગઈ. તે માથું પકડીને બેસી ગયો, કારણ કે ઘડામાં એક પણ સોનાની મહોર ન હતી. તે વિચારવા લાગ્યો, હવે શું કરવું? देखा बच्चों, हमने यहाँ पर परिच्छेद का गुजराती में अनुवाद करने का प्रयत्न किया है. एक बार फिर से हम इस अनुवाद को देखेंगे. आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इसे अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास करें. थोड़ा दिवस पछी अली ख्वाजा મક્કાની યાત્રાથી પાછા આવ્યા હતા. ઘરમાં તે પોતાનું સામાન મૂકીને સીધો વાજિદના ઘરે ગયો અને પોતાની મુસાફરીની બધી વાતો કરી. પછી તે તેલનો ઘડો લઈને ઘરે આવી ગયો. જ્યારે તેને ઘડાનું તેલ કાઢીને જોયું તો તેના પગના તળેથી જમીન ખસી ગઈ. તે માથું પકડીને બેસી ગયો, કારણ કે ઘડામાં એક પણ સોનાની મહોર ન હતી. તે વિચારવા લાગ્યો, હવે શું કરવું? तो बच्चों, इस प्रकार से आपने इस अनुवाद को पढ़ा भी और अपनी नोटबुक में लिखा भी होगा. तो इस प्रकार से हम हिंदी के अनेकों परिच्छेदों को अपनी मातृभाषा में अनुवादित कर सकते हैं. आप सभी को मात्र इस परिच्छेद को ही नहीं, आपके हिंदी के पाठ्यक्रम के और भी परिच्छेद को पसंद करना है और कोशिश करना है उसे अपनी मातृभाषा गुजराती में अनुवाद करने का. ठीक है बच्चों, आप सभी करेंगे ना? बहुत अच्छे. तो बच्चों, इस प्रकार से पुनरावर्तन के प्रश्न 5 से लेकर के प्रश्न 8 तक के प्रश्नों के बारे में हमने अध्ययन किया. आगे चर्चा करने से पहले इस अध्ययन के अनुसार आज का प्रश्न हमने तैयार किया है, जिस प्रश्न का उत्तर आज रात 8 बजे से पहले आपको फ़ोन करके बताना है. आप सभी से अनुरोध है, पहले इस प्रश्न और उसके विकल्पों को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. तो आप सभी टीवी स्क्रीन की तरफ देखिए. बच्चों, आज का सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया शब्द पहचानिए, जिनके 4 विकल्प हैं. पहला विकल्प है कमल, दूसरा विकल्प है सफ़ेद, तीसरा विकल्प है खेलना और चौथा विकल्प है मयंक. इन चारों विकल्प में से कौन सा उत्तर सही है, वह आपको इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके बताना है. फ़ोन नंबर मैं पढ़ के आपको बताता हूँ. 6 3 5 7 3 9 9 4 6 0. तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने पुनरावर्तन के प्रश्न 5 से लेकर के प्रश्न 8 तक के प्रश्नों तथा उसके उत्तर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की. आप सभी से अनुरोध है कि आपको पुनरावर्तन कार्य जो आपने आज किया है उसे आप अपनी नोटबुक में फिर से लिखेंगे और अधिक अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे. तब तक घर पे रहें, खुश रहें. आप सभी का खूब खूब